हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस देखे थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर हम अपने किसी भी लिविंग सेल को इन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में रखते हैं तो हमें क्या चेंज ऑब्ज़र्व होता है हमारे सेल के साइज़ में। तो पहला केस हम लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, देखिए, मान लो ये हमारा कोई बीकर है जिसके अंदर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फिल कर रखा है। ओके, उसके बाद हमने अपना ये सेल इसके अंदर रख दिया है। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है हमारे सेल की कंडीशंस को एंड हमारे बाहर वाले सॉल्यूशन की कंडीशंस को। अब क्योंकि जनरली हमारी जो सेल के अंदर की कंडीशंस होती हैं वो हाइपोटोनिक होती हैं। हाइपोटोनिक का मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन ज़्यादा होती है सोल्यूट के। लेकिन अभी जो बाहर वाली सॉल्यूशन हमने ली है वो हाइपरटोनिक है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन सोलवेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना आता है ओस्मोसिस का। ओस्मोसिस जो कि मूवमेंट करवाता है हमारे या सॉल्वेंट पार्टिकल्स की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। देखिए, ओस्मोसिस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपका मेन पॉइंट है। देखो, मूवमेंट जो है वो कैसे होगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब जहाँ पर सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, टू लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन मतलब जिस रीजन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे उसी तरफ हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड जो ओस्मोसिस होता है दैट अकर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? परमिएबल का मतलब होता है कि जो मेम्ब्रेन अपने थ्रू सारे के सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट होने दें। अगर किसी मेम्ब्रेन या लेयर के थ्रू हमारे मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो उसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसे होते हैं जो कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अपने थ्रू पास होने देते हैं, तो उस टाइप के मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद देखिए, अब ये ओस्मोसिस हमारा वहाँ पर कैसे काम आएगा, कैसे अभी हमने क्या करा था, देखिए सेम सेटअप हम दोबारा देखते हैं। ये हमारा सेल है, ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, राइट। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है एंड ये हमारा सेल है। तो देखिए, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू सोल्यूट। सोल्यूट ज़्यादा है, इसलिए हमारी जो ये बाहर सेल के बाहर जो कंडीशंस हैं वहाँ पर हमारी लोअर कंसंट्रेशन है। लोअर कंसंट्रेशन किस चीज़ की? सॉल्वेंट की। देखिए, आपके ओस्मोसिस में हमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन देखनी है। बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, अंदर हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन है ना सेल के अंदर, एंड बाहर सॉल्यूशन में आपकी लोअर कंसंट्रेशन है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर मतलब जो सेल कंटेंट्स आपके इस वॉल के ऊपर जो ये लेयर है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो यहाँ पर जब हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं
तो क्या होता है, हमारा जो टर्गर प्रेशर होता है वो वॉल प्रेशर से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो सोलवेंट है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट करने लगता है, क्योंकि अंदर तो हायर कंसंट्रेशन थी एंड बाहर सॉल्यूशन में सोलवेंट की लोअर कंसंट्रेशन थी, जिसकी वजह से वो सेल के बाहर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस द सेल श्रिंक्स इन साइज। अब देखिए, क्योंकि हमारे सेल में से क्या हो रहा है, सोलवेंट जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो गया है, इसी की वजह से क्या हुआ, हमारा जो सेल था उसका साइज़ आपका रिड्यूस हो गया है। ठीक है, सेल रिड्यूसेस इन साइज व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, वो आपका साइज में रिड्यूस हो जाता है। एंड इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस मीन्स श्रिंकेज ऑफ सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो हमारा टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होता है एंड द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अकर्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एंड रिज़ल्ट क्या आया कि आपका जो सेल है वो साइज़ में छोटा हो गया है। अब हम देखते हैं, जब हम सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में आप लोगों के दिमाग में अभी आ भी गया होगा कि इससे कुछ अपोजिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन भी अपोजिट ही है ना। हाइपर में सोल्यूट ज़्यादा था, सोलवेंट कम था, यहाँ पर सोलवेंट ज़्यादा है एंड सोल्यूट कम है, ऐसा ही केस है। तो देखिए, जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अब इस केस में देखिए, जो बाहर हमारा सराउंडिंग मीडियम है वहाँ पर सोलवेंट ज़्यादा है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इनसाइड ऑफ द सेल। इस सेल के अंदर सोलवेंट की लोअर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो मूवमेंट है वो सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर होती है, सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर होती है एंड योर वॉल प्रेशर इज़ ग्रेटर देन टर्गर प्रेशर। वॉल प्रेशर जो है वो टर्गर प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आपका परमिएबिलिटी है वो सराउंडिंग मीडियम से अंदर की तरफ होती है। कोई भी मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होना है, जैसे कि इस केस में हमारा सोलवेंट है, वो आपका सराउंडिंग मीडियम से सेल के अंदर जाएगा एंड अगर आपका कंटेंट्स में कोई चीज़ ऐड हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल है वो क्या है, वो स्वेल अप हो जाता है, स्वेल्स अप, या फिर इंक्रीजेज इन साइज़। ये जो ऊपर की तरफ एरो होता है ये मैं आपको इंक्रीज़ या हायर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जो लोअर एरो है वो मैं आपको डिक्रीज़ या फिर लोअर कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हमने दो रिज़ल्ट्स देखे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है एंड हाइपोटोनिक में हमारे जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो सेल का साइज़ रिड्यूस होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो अगर कोई ये पूछे प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से जब हमारे सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन।
जब हमारा सेल जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं रेजिन्स का। रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश। हम लोग अपने खाने में भी यूज़ करते हैं एज ए ड्राई फ्रूट, एंड मिठाई बनाने में भी यूज़ करते हैं रेजिन्स। तो क्या करते हैं, अगर हम उन रेजिन्स को, मान लो ये हमारे पास बाउल है एंड हमने उसके अंदर ये रेजिन्स डाल रखे, एंड ऊपर से अगर हम इसमें पानी मिला देते हैं फॉर 1/2 to 1.5 आवर्स, तो क्या होता है, जो ये रेजिन्स हैं इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो हमने बाहर सॉल्वेंट ऐड किया है वो इनके अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबीशन। क्या बोलते हैं? इम्बाइबीशन। जो आपके थर्ड टाइप की कैटेगरी आती है सॉल्यूशंस में, वो थी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स जिसमें हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो सेम थी, राइट। तो उस केस में क्या होता है, देखिए, जब हम अपने सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ये हमारा सेल है, ये सराउंडिंग मीडियम आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल कंसंट्रेशंस में होते हैं, तो मान लो सॉल्वेंट इसके अंदर भी गया तो उतनी ही अमाउंट में वो बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटली बैलेंस्ड फिनोमिना है, सेम ही है ना सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। उसकी वजह से यही होता है कि जितना क्वांटिटी आपकी सॉल्वेंट की अंदर जाती है उतनी ही क्वांटिटी वापस से बाहर वाले मीडियम में ऐड हो जाती है, एंड देयर इज़ नो नेट चेंज इन द साइज ऑफ सेल। तो जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अपने सेल को रखते हैं तो हमारे सेल के साइज़ में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर हम अपने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अगर हम अपने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हमारे सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं इम्बाइबिशन। एंड जब हम अपने सेल को किस में रखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो बेटा वहाँ पर आपका कोई नेट चेंज नहीं होता है साइज़ में, एंड हमारा सेल वैसा का वैसा ही रहता है। क्लियर? यहाँ पर आपका 1/3 पोर्शन जो है इस यूनिट का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने सेल ऑर्गेनल्स स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, कि जो हमारे पास देखिए 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वन इज़ यूनिसेल्यूलर, अदर वन इज़ मल्टी सेल्यूलर, राइट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ही सेल है एंड वही सेल आपके सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। एंड इसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स हैं एंड हर एक सेल अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि हम हैं, यूनिसेल्यूलर में हमारे बैक्टीरिया हैं, अमीबा हैं, राइट। ये सारे हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, हमें ये देखना होता है कि जो हमारा सेल है उसके अंदर कौन से कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, एंड वो कंपार्टमेंट्स किस तरीके से क्या क्या काम हमारे सेल के अंदर करते हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग आवर सेल ऑर्गेनल्स। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।